पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान ओडीआई सीरीज का आगाज आज से हो रहा है, जिसका पहला मैच आज रात 11 बजे पाकिस्तान वक्त के मुताबिक ट्रोबा के स्टेडियम में खेला जाएगा, जिसको ब्रायन लारा क्रिकेट स्टेडियम भी कहते हैं। आपको इस सीरीज में पाकिस्तान की जानिब से बहुत बड़े बड़े नाम इन एक्शन नजर आएंगे, जैसा कि बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान जो T20 स्क्वाड से बाहर थे, वो आपको ओडीआई के अंदर इन एक्शन नजर आएंगे। और बहुत सारे उनके क्रिकेट फैंस जो है उनको खेलते हुआ इन एक्शन देखना चाहते हैं ग्राउंड के अंदर, जो कि आज रात आपको खेलते हुए नजर आएंगे। पाकिस्तान की ओडीआई सीरीज के ऊपर अगर हम खास तौर पे बात करें तो पाकिस्तान के जो मैचेस हैं वो ट्रोबा के अंदर खेले जाएंगे। ग्राउंड के बारे में मैं आपको पहले चंद फैक्ट्स एंड फिगर्स बताता चलूं कि ये जो ब्रायन लारा क्रिकेट स्टेडियम है, इसमें सिर्फ एक वाहिद अब तक ओडीआई मैच खेला गया इंटरनेशनल, जो वेस्ट इंडीज और इंडिया के माबैन खेला गया था, जिसमें इंडिया ने पहले बैटिंग करते हुए 351 रन बनाए थे, जिसमें सबसे ज्यादा रन शुभमन गिल के थे, जिन्होंने 85 रन किए थे 92 बॉल्स के ऊपर। और प्लेयर ऑफ द सीरीज उसमें ईशान किशन थे। प्लेयर ऑफ द मैच शुभमन गिल थे, जिन्होंने बहुत अच्छी बैटिंग की थी वहां पे। और बॉलिंग भी इंडिया ने बहुत तगड़ी की थी। जस्ट 151 रन के ऊपर वेस्ट इंडीज की पूरी टीम को आउट किया था। 200 रन से इंडिया ये मैच जीता था, जहां बैटिंग ने ईशान किशन ने और शुभमन गिल ने बहुत अच्छी बैटिंग की थी। वहां पे बॉलर्स की जानिब से भी इनके शार्दुल ठाकुर ने 4 विकेट्स लिए थे 37 रन दे के। तो एक मैच की बिना पे हम इस ग्राउंड के स्टैट्स का अंदाजा नहीं लगा सकते कि ये पिच किस तरह का बिहेव करेगी। आज पिच रिपोर्ट देख के मजीद चीजें क्लियर हो जाएंगी कि ये पिच जो है वो किस तरह का तैयार किया गया, और यहाँ पे स्पिनर्स को ज्यादा मदद मिलेगी या जो है वो फास्ट बॉलर्स के लिए ज्यादा आपको गुंजाइश मिलेगी, या ये पाटा विकेट होगा, सीधा विकेट होगा, जहाँ पे बैटिंग जो है वो आसान करनी होगी। तो दोस्तों, पाकिस्तान के स्क्वाड के ऊपर अगर हम बात करें, ये इस ग्राउंड के स्टैट्स को देखते हुए, वेस्ट इंडीज की एज एन ओपोनेंट को देखते हुए, वेस्ट इंडीज भी को बहुत अच्छी क्रिकेट नहीं खेल रही है पिछले कुछ अरसे से पाकिस्तान की तरह। ओडीआई के अंदर अगर हम देखें तो फखर जमान के आउट होने के बाद अब्दुल्ला शफीक और साइम अयूब आपको एज एन ओपन करते हुए नजर आएंगे। वही एज एन ओपनर होने चाहिए। दोनों ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेज भी दी हुई हैं। अब्दुल्ला शफीक बहुत ज्यादा टेक्निकली साउंड प्लेयर हैं, टेक्निकली बड़े करेक्ट हैं, अच्छी शॉट्स लगाते हैं, टेक्निक उनकी बड़ी अच्छी है। साइम अयूब ऑलरेडी जो है वो अच्छी फॉर्म के अंदर है। पिछली सीरीज में T20 सीरीज में उन्होंने अभी रिसेंटली लास्ट 2 मैचेस में 2 हाफ सेंचुरियां भी की हैं। उसके बाद वन एंड ओनली तीसरे नंबर पे आपको बाबर आजम खेलते हुए नजर आएंगे, जिनके बारे में मैं प्रीटी श्योर हूं कि वो इस सीरीज में अपना कम बैक करेंगे और अच्छे रन करते हुए आपको नजर आएंगे। मेरी दुआ है कि बाबर आजम इस सीरीज के अंदर 1 से ज्यादा 100 करें। बाबर आजम के अब तक ओडीआई में 1900 हैं, जो कि किसी भी पाकिस्तान की जानिब से किसी भी प्लेयर की तरफ से किए गए सेकंड हाईएस्ट हैं। पहले नंबर पे जिन्होंने 100 सबसे ज्यादा 100 किए हैं वो 20 हैं, बाबर आजम 19 पे हैं। अगर बाबर आजम 100 करते हैं तो वो उनका रिकॉर्ड को बराबर कर लेंगे, सईद अनवर के रिकॉर्ड को बेसिकली बराबर करेंगे। मेरी ख्वाहिश है कि वो 1 से ज्यादा सेंचुरियां करें और पाकिस्तान के लिए वो रन करें, क्योंकि पिछले काफी अरसे से उनके रन उस तरह से नहीं आ रहे हैं जिस तरह से वो शुरू में जिस तरह से उन्होंने स्टार्ट किया था क्रिकेटिंग कैरियर पाकिस्तान के लिए खेलते हुए। तीसरे नंबर पे बाबर आजम के बाद चौथे नंबर पे आपको कैप्टन मोहम्मद रिजवान खेलते हुए नजर आएंगे। 5वें नंबर पे सलमान अली आगा। 6ठे नंबर पे आपको हसन नवाज खेलते हुए नजर आएंगे। हसन नवाज की इंक्लूजन पे मेरे थोड़े से तहफ़्फ़ुज़ात ज़रूर हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने हमेशा से ही ये गलतियां की हैं कि हम लोग कोई भी प्लेयर अगर अच्छा खेलने लगता है तो हम लोग उसके फॉर्मेट्स को मिक्स कर देते हैं। कोई अगर ओडीआई के अंदर अच्छा खेल रहा है तो हम उसको टेस्ट में भी ट्राई करते हैं, हम उसको T20 में भी ट्राई करते हैं। अगर किसी ने T20 में अच्छा परफॉर्म कर दिया तो हम उसको सारे फॉर्मेट खिलाना चाहते हैं। हसन नवाज ने अच्छी परफॉर्मेंस दी है, वो एक अच्छा प्लेयर है, मैं उसके अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन आप उनको, मेरा ये मानना है कि पाकिस्तान को उनको अभी थोड़ा सा और जो है वो लंबा लेके चलना था। T20 के अंदर उनको थोड़ा कॉन्फिडेंस मिलता, उनकी जरा परफॉर्मेंस बेहतर होती है तो उसके बाद जो है वो आप उनको ओडीआई की तरफ लेके आ सकते थे। लेकिन इतनी जल्दी आप उनको लेके आ रहे हैं, वापस ओडीआई की कैप दे रहे हैं, तो ये थोड़ा सा अनफेयर होगा उन लोगों के साथ जो आपके पहले प्लान का हिस्सा है। क्योंकि अभी ओडीआई का वर्ल्ड कप भी जरा दूर है, तो जो लड़के पहले प्लान में चल रहे हैं आप उनको थोड़ा सा चांस मजीद दें। उन पे भी हम इस स्क्वाड की प्लेइंग 11 के बाद हम उन पे भी खासतौर पे बात करेंगे जो प्लेयर डिजर्विंग थे पाकिस्तान के इस स्क्वाड का हिस्सा होना, जिनको ड्रॉप किया गया। हसन नवाज के बाद मोहम्मद नवाज, जिन्होंने अच्छी बॉलिंग की है, ओबियसली वो आपको खेलते हुए नजर आएंगे। उसके बाद फ़हीम अशरफ या हुसैन तल्लत में से कोई एक प्लेयर आप रख सकते हैं। मेरे इफ आई वाज द मैन हु इज गोइंग टू मेक द प्लेइंग 11, आई विल गो विद हुसैन तल्लत। हुसैन तल्लत ओडीआई के अंदर
आपको बड़े फिट बैठते हैं, वो 4-5 ओवर भी कर सकते हैं और बैटिंग भी उनकी अच्छी खासी है। तो पाकिस्तान को यहाँ पे एज ए बैटिंग ऑलराउंडर जो है वो किसी प्लेयर को खिलाना है। तो फ़हीम अशरफ मेरे ख्याल से वो 3-4 ओवर अगर लास्ट में पड़े हों, तो जिस तरह के वो खेलते हैं, तेज खेलने वाले लोग हैं, तो वो वहाँ पे अच्छे खेल सकते हैं। लेकिन हुसैन तल्ला जो है वो थोड़ा सा इनको लंबा भी कर सकते हैं, क्योंकि वो मिडल ऑर्डर में अक्सर डोमेस्टिक क्रिकेट में आपको खेलते हुए नजर आते हैं। तो उनके अंदर एक कैपेबिलिटी है कि वो गेम को जरा लंबा लेके जा सकते हैं, बैटिंग लंबी कर सकते हैं। उनके बाद आपको शहनशाह अफरीदी, नसीम शाह, और आई विल गो विद अबरार अहमद इंस्टेड ऑफ सुफियान मुकीम। उसकी खास वजह यह है कि सुफियान मुकीम ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की है T20 के अंदर, लेकिन मैं अभी फिलहाल उनको ओडीआई के अंदर कंसीडर नहीं करना चाहता। उसकी वजह यह है कि सुफियान मुकीम बहुत अच्छा कर रहा है T20 के अंदर, अभी उसको T20 के अंदर ही रहने दें, क्योंकि अभी वो रीड नहीं हो रहा, थोड़ा तेज बॉल करने वाला बंदा है। तो T20 के अंदर 4 ओवर करने होते हैं, वहां पे वो अभी फिट बैठता है। इब्रार अच्छी बॉलिंग कर रहे थे पिछले कुछ टाइम से, और उनको ही लेके चलना चाहिए। सुफियान मुकीम को अगर आप ओडीआई में लेके आते हैं, 10 ओवर को कोटा करवाते हैं, तो मेरे ख्याल से वो प्रिडिक्टेबल होना शुरू हो जाएंगे कुछ टाइम के बाद। तो अभी वर्ल्ड कप हमारा T20 का करीब है, तो सुफियान मुकीम को T20 तक रिस्ट्रिक्ट रखा जाए, और ताकि T20 वर्ल्ड कप में वो आपके एक विकेट टेकर साबित हों और एक खतरनाक हथियार के तौर पे आप उनको इस्तेमाल करें, जिस तरह इस सीरीज में या इस मैच के अंदर, लास्ट मैच में सलमान अली आगा ने उनको इस्तेमाल किया। तो ये मेरे हिसाब से प्लेइंग 11 बनती है। आप अपनी हिसाब से कुछ भी कोई नाम अगर आपके जहन में आ रहा है तो आप कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। सेकंड हम बात करेंगे इस स्क्वाड के अंदर ऐसे प्लेयर्स जो डिजर्विंग थे, जिनको स्क्वाड से ड्रॉप किया गया। उनमें सबसे ऊपर कामरान गुलाम है, जिनका ड्रॉप करना मेरी समझ से बालातर है। ओडीआई से वो कैसे ड्रॉप हो सकते हैं? लास्ट 5 मैचेस के अंदर उन्होंने 100 और 150 किया हुआ है, लेकिन उसके बावजूद आपने उनको ड्रॉप कर दिया। सऊद शकील को आपने चैंपियन ट्रॉफी में हम उनको लेके आए और उनको हमने फिर से ड्रॉप कर दिया। चैंपियन ट्रॉफी में वो अच्छा खेले हैं और अच्छे टेक्निकली साउंड प्लेयर हैं, और एक आपकी बैटिंग लाइनअप में स्टेबिलिटी देते हैं। जिस तरह से अब बाबर आजम आपके ट्रस्टेड प्लेयर है, उस तरह से सऊद शकील भी एक ट्रस्टेड प्लेयर है कि ये बंदा रुकेगा, खड़ा होके रन्स करेगा। यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि बाबर, रिजवान, सलमान अली तीनों तकरीबन सेम काइंड के प्लेयर हैं, तो सऊद शकील की जगह नहीं बनती। बट मेरा ख्याल है कि उनको स्क्वाड का हिस्सा जरूर होना चाहिए, उनको इस तरह से आप स्क्वाड से ड्रॉप नहीं कर सकते। थर्ड जो है वो इरफान खान न्याजी हैं, जिनके ऊपर पाकिस्तान जो है वो इन्वेस्ट कर रहा था, वो प्लेयर बना रहा था। तो जब आप किसी को इतना चांस देते हैं, उसको इतना लंबा लेके चलते हैं, तो फिर आप उनको थोड़ा सा निचोड़ें। उनको इतनी जल्दी आप उनको अलग नहीं कर सकते अगर उनकी एक आधी इनिंग बुरी जाती है। उनको भी उन्होंने ओडीआई के अंदर भी खिलाया, T20 के अंदर भी खिलाया, जिसकी वजह से उनके फॉर्मेट मिक्स हुए। तो इरफान खान न्याजी का ड्रॉप करना भी मेरे ख्याल से बड़ी ज्यादती है। कामरान गुलाम का ड्रॉप करना भी मेरे ख्याल से बहुत बड़ी उनके साथ ज्यादती थी। जिस तरह से उन्होंने फॉर्म लगी हुई थी और जिस तरह से उन्होंने परफॉर्म किया था, वो बहुत कमाल था।